हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और क्लास 12 का लेक्चर नंबर 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। ना ऐसा कहीं पढ़ा होगा ना, ऐसा पढ़ाऊंगा मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत इस पे मेहनत की है मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। आप पढ़ने के बाद देखना कि किस लेवल से पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो सिंपली मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन, बच्चे बोर्ड के लिए रोते रहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू एंड इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कुछ d या 2a। आपके एनसीईआरटी में कितना ले रखा है, 2 ले रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज a pair of, is a pair of equal and opposite charges। इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू एंड दूसरा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस 2a। कितना, 2a। कोई जरूरी नहीं 2 हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं 2 है, क्योंकि बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अक्सर पूछा जाता है। एक मिनट होल्ड करता हूं। चलो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होगा, एक होगा आपका माइनस क्यू और दूसरा होगा आपका कितना, प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपने 2a गिवन है। कितना गिवन है, 2a गिवन है। बहुत बढ़िया। और इसका मिडल वाला पॉइंट होगा वो डाइपोल का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ क्या होगा, डाइपोल। बहुत बढ़िया। इसकी क्यों बात कर रहा हूं, अभी आगे समझ में आएगा। एक और चीज डिफाइन की जाती है, डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट चीज है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इसको p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट बेसिकली कुछ नहीं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखोगे, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। हो सकता है d की यूनिट हो तो आपको यहाँ पे d लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर। इसकी कूलम इंटू क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर। बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर इसकी मैग्नीट्यूड तो हो गया q इंटू 2 है। सर डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो इसकी मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, डायरेक्शन बेसिकली नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन होगी। कुछ समझ में आया नहीं आया, फटाक से सारे बच्चे इतना नोट कर लेंगे तो आपको डाइपोल के बारे में आइडिया लग गया। अब उठाता हूं बेसिक सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। डाइपोल की क्लियरिटी हो जाएगी आपके दिमाग में, अच्छा डाइपोल होता क्या है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और यहां पे रखा हुआ है -2q, यहां पे रखा हुआ है +q, और यहां पे भी रखा हुआ है +q। तो आप लोग सोचोगे कि डाइपोल कैसे बनाना है। देखो, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछी कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, इसकी कैलकुलेशन करनी है, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। और ये इक्विलेटरल की साइड है वो a दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, a दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए ना, सारी साइड इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके वर्टिसेस पे चार्जेस रख दिया।
अब समझो इस -2q को मैं माइनस क्यू में तोड़ सकता हूं। इसको मैं ऐसा लिख लूं -q और इसको -q, तो यहां पे -2q है। अब देखना -q और ये +q एक डाइपोल बन गया, और ये -q और +q एक डाइपोल बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, मान लो वो p है। तो देखो यहाँ पे भी सिस्टम बन रहा है, वो भी क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, p होगी, क्योंकि डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। समझ में आया नहीं आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60। तो देखो नेट क्या होगा, नेट इसके बीच में रिजल्टेंट होगा पी नेट। आपको पी नेट ही तो पूछा है, तो दो वेक्टर पी नेट निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करते हो ना, तो a कितना p स्क्वायर, b कितना b भी p इक्वल ही है p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos 60, 2p इंटू p कितना cos 60, cos 60 होता 1/2, तो cos 60 और 2 कैंसिल आउट हो गए, p स्क्वायर एंड p स्क्वायर, तो ये हो गया √3p स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया √3p, तो p नेट कितना आ गया √3p। अच्छा, p की वैल्यू कितनी होगी, p का मैग्नीट्यूड फटाक से बता दो, p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा q इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 1 इक्वल, तो आपका आंसर आ गया √3 टाइम्स q इंटू a। ये आपका p नेट आ गया, ये आपका क्या आ गया p नेट। सारे बच्चे फटाक से नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इससे आइडिया लगेगा अच्छा डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना। केमिस्ट्री में उल्टी डायरेक्शन होती है, वहां प्लस से माइनस होती है, बट फिजिक्स में माइनस टू प्लस याद रखना है। चलो अब देखो और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं। जिन लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया ना, वो भी इस लेक्चर को अच्छे से देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ा और बढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि यहां पे ऐसा सेमी रिंग, समझना, सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस कितनी है r है। यहां पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया सेंटर पे -q, सेंटर पे चार्ज कितना रख दिया -q, और इस पे यूनिफॉर्मली, इस रिंग पे यूनिफॉर्मली +q रख दिया, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया +q, इस पूरे पे चार्ज कितना है +q। तो आपको पूछा है कि इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट बताना, इस सिस्टम का क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अगर सर्कुलर की मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, और -q और यूनिफॉर्मली +q, तो कैसे करोगे, देखो अप्रोच बताता हूं कि यहां से थीटा एंगल पे जाओ, कितने एंगल पे जाओ, थीटा एंगल पे जाओ, और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। ये डी थीटा बहुत बड़ा दिख रहा है आपको क्योंकि विजिबल हो, बाकी ये बहुत छोटा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज dq होगा, यहाँ पे छोटा सा चार्ज कितना होगा dq होगा, उस dq की वैल्यू मैं बताता हूँ। ये +dq है, तो क्या यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए -dq ले सकता हूँ, यस। देखो -dq और +dq एक डाइपोल जनरेट करेंगे, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, यस और नो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो की फ्रेम में आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं, मान लो ये छोटा सा डाइपोल मोमेंट है dp, छोटा सा डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है dp, छोटा सा डाइपोल मोमेंट। अच्छा, वीडियो की फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, ओके नो प्रॉब्लम। ये डाइपोल मोमेंट आ गया छोटा सा dp, कितना आ गया dp। अच्छा, dp जैसे जैसे एंगल बदलूंगा तो dp चेंज होगा, और मैंने बताया था कि dp चेंज हो रहा है, इसका मतलब दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो एक इधर आ जाएगा dp cos थीटा, कितना आ जाएगा dp cos थीटा, एक ऊपर की तरफ आ जाएगा dp sin थीटा, क्या आ जाएगा dp sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को सॉल्व कर देना है। अब कॉमन सेंस से समझो, तो इस डायरेक्शन में भी थीटा एंगल पे होता तो dp cos थीटा, समझो ये cos थीटा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे मैं इंटीग्रेशन से भी बता दूंगा। ये आपका आ गया p हॉरिजॉन्टल, क्या आ गया p हॉरिजॉन्टल, और ये आपका आ गया p वर्टिकल। समझने की कोशिश करना, आपको जब भी p वर्टिकल फाइंड आउट करना है, p वर्टिकल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा, यस और नो। अब मेरे को बात बताओ, इस dq की वैल्यू बतानी होगी, dq क्या होगा, q तो पूरी इस हाफ रिंग पे फैला हुआ है ना, तो इस छोटे से इतनी लेंथ में कितना होगा, तो एक लेंथ में होगा q/πr इंटू छोटी सी लेंथ कितनी है r इंटू डी थीटा, तो यहां से आपके पास q/π इंटू डी थीटा आ गया। dq की वैल्यू कितनी आ गई, और dp क्या होता है, dp होता है पॉजिटिव चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ का +dq यहाँ का -dq, एक डाइपोल मोमेंट बना,
तो उसकी वैल्यू होगी प्लस डी क्यू इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है ना, तो डीपी की वैल्यू होगी डी क्यू इंटू आर इंटू साइन थीटा। यस और नो? अच्छा, अब मेरे को बताओ डी क्यू की वैल्यू वहां से पुट करो, क्यू अपॉन पाई आर आर कैंसिल हो गया था, डी थीटा बचा था, सिर्फ क्या बचा था, डी थीटा बचा था। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर भी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छे समझो। अच्छा, बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा बचा, क्या तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा, वहां से डी थीटा बचा, यहां से साइन थीटा बचा। लिमिट कहां से कहां तक, थीटा की लिमिट 0 से लगा के पाई तक जाना पड़ेगा, 0 से लगा के कहां तक, पाई तक। बहुत बढ़िया, फटाक से इसको इंटीग्रेशन करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया क्यू आर अपॉन पाई माइनस का कॉस थीटा 0 से पाई। अब समझना, जैसे मैं cos पाई रखूंगा तो उसकी वैल्यू होगी -1, बीच में साइन आएगा माइनस का, cos 0 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस 1 कर देगा, मतलब -1 रहेगा, कितना रहेगा, -1, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। समझो मेरी बात को, माइनस का कितना हो जाएगा 2। एक मिनट, कुछ गलती कर रही है, लिमिट रख के देख लेते हैं। चलो आओ लिमिट रख के देखते हैं, कुछ आंख में गिर गया यार। हाँ, तो ये P वर्टिकल कितना हो जाएगा आपका, सिंपली क्यू आर अपॉन पाई, और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस बार ले लो तो cos पाई -1 -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इस लिमिट को सॉल्व किया तो कितना आया, प्लस का 2। तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब आपका नेट आ गया 2r अपॉन पाई इंटू क्यू। ये मैं इसको अलग चीज लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं वो आपको समझ में आएगा, इसलिए लिख रहा हूं। अच्छा, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व भी कर देना, समझने की कोशिश करना, कोई बच्चा बोलेगा मैं तो सर हॉरिजॉन्टल भी फाइंड करूंगा, तो मैं लोग कोई टेंशन मत ले, तू कर डीपी कॉस थीटा, कॉमन सेंस से समझना, बाकी सब चीज ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, और साइन थीटा पे लिमिट लगेगी 0 टू पाई तक, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे भी मैंने समझा दिया था और मैथ से भी समझा दिया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। यार यहाँ बात नोट करने वाली बात ये है कि ये वर्टिकल आया ना, ये Q इंटू कहीं ना कहीं ये 2r बाय पाई क्या होता था, कुछ याद कर, 2r बाय पाई, कुछ याद कर 2r बाय पाई। अरे यार तुझे रोटेशनल मैकेनिक्स, अरे यार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी 11th क्लास याद कर, कुछ फटाक से सारे बच्चे पोज करके नोट कर लेना क्योंकि मैंने सब कुछ मिटा दिया। कुछ याद कर, ये तो सेंटर ऑफ चार्ज जैसा हुआ ना, कुछ सेंटर ऑफ चार्ज जैसा हुआ, कुछ सेंटर ऑफ चार्ज। क्या होता है सेंटर ऑफ चार्ज, होता नहीं है रिलेटिव, ऐसे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर ऑफ चार्ज ये होता नहीं है, सेंटर ऑफ मास रियलिटी में होता है, बट सेंटर ऑफ चार्ज रियलिटी में नहीं होता है, वो मैं बोल रहा हूं। लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अपने ये डाइपोल मोमेंट के सवाल करा देता है। देखो अगर आपको रिंग हो, उसकी रेडियस r गिवन हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होता था y एक्सिस पे 2r बाय पाई पे, कहां पे होता था 2r बाय पाई पे। तो कुछ इस क्वेश्चन में, अभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही तो आया था कि अगर इस पे प्लस q हो और नीचे वाले पे माइनस q, सेंटर पे यहां पे हो, तो इस प्लस q को सेंटर ऑफ चार्ज यहां रख सकता हूं। देखो अब सिस्टम बन गया और ये डिस्टेंस 2r अपॉन पाई है, तो फटाक से मैं लिख सकता हूं एक पॉजिटिव चार्ज इनटू 2r बाय पाई। आप इतना करो, उससे पहले ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। क्या बता दी आपको, शॉर्ट ट्रिक। कौन सी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। फटाक से सारे बच्चे नोट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये आपके पास एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये आपको हो गया। अगर रिंग की जगह डिस्क होती, समझो रिंग की जगह क्या हो जाती, डिस्क। ये तो थी रिंग, सबको याद होना चाहिए, 11th में फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। अगर ये डिस्क होती, क्या होती, डिस्क, और इसकी रेडियस r के इक्वल होती, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता था, 4r अपॉन 3 पाई पे, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी वहां पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये दे दिया, अगर ये रिंग ये सब चीजें हुई, अगर कोई रॉड होती तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज L/2 पे कंसीडर कर सकती, तो बहुत बेसिक सा हो गया। L होता तो सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे हो जाएगा, यहां से L/2 पे, बस यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपका स्फीयर है, देखो याद करो स्फीयर, हॉलो और सॉलिड। अगर मैं हॉलो स्फीयर लूं तो यहां से कितने पे हो जाएगा, R/2 पे हो जाएगा।
कहां पे हो जाएगा, r बाय 2 पे। अगर मैं सॉलिड लूं तो 3r बाय 8 पे हो जाएगा। अगर मैं सॉलिड स्फीयर लूं तो वो हो जाएगा 3r बाय 8 पे। एस सॉलिड स्फीयर, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 3r बाय 8, कितना हो जाएगा 3r बाय 8। समझने की कोशिश करो, ये कहां पे हो जाएगा 3r बाय 8। तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास रियलिटी में r बाय 2 पे होता है। ये वाला आपको विजिबल है ना, हॉलो स्फीयर का। अगर इसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस r है तो y एक्सिस पे r बाय 2 पे सेंटर ऑफ मास होता था। तो आप सेंटर ऑफ चार्ज भी यहीं पे कंसीडर कर सकते हो। इन रियलिटी फिर बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी चीज नहीं होती है, बट फिर भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मान के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और इसकी हो जाएगी 3r बाय 8। कितना हो जाएगा 3r बाय 8। और अगर ये डिस्क होती तो कितना हो जाता 4r अपॉन 3 पाई, और रिंग होती तो 2r अपॉन पाई। ये दोनों याद रखो, 2r अपॉन पाई एंड 4r अपॉन 3 पाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखना कि फटाक से अब की बार इंटीग्रेशन मत करना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप देखते हैं कैसे करते हैं। आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि आपके पास एक रॉड है, उस पे चार्ज क्यू, और इस रॉड की लेंथ है, इस रॉड की लेंथ है 4r अपॉन पाई। इस रॉड की लेंथ कितनी है 4r अपॉन पाई। ऐसे l लेंथ की रॉड है, चलो l लेंथ ले लो, मैंने ऐसे जानबूझ के लिया था, l लेंथ ले लो। और इस पे प्लस क्यू गिवन है, कितना गिवन है प्लस क्यू। यहीं से एक रिंग है ऐसे करके, ऐसे एक रिंग है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, रिंग बोल रहा हूं, और इस पे माइनस क्यू चार्ज गिवन है यूनिफॉर्मली। कितना गिवन है माइनस क्यू, और इस पे कितना प्लस क्यू। तो इसका डाइपोल मोमेंट बताओ। और इस रिंग की रेडियस r है, इस रिंग की रेडियस कितनी है r। तो कॉमन सेंस से माइनस क्यू को मैं यहां पे लिख सकता हूं 2r बाय पाई पे। तो यहां पे मैंने पूरा माइनस क्यू कंसंट्रेट कर दिया, और इस प्लस क्यू को l बाय 2 पे कंसंट्रेट कर सकता हूं, बिल्कुल यहां पे l बाय 2 डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी l बाय 2, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2r अपॉन पाई। तो यूं समझो, तो एक सेटअप ऐसा बन गया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी l बाय 2 प्लस 2r अपॉन पाई। तो डाइपोल मोमेंट फटाक से हो गया पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस l बाय 2 इनटू 2r बाय पाई। दिस इज योर आंसर। बस खुश रहो। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप फटाक से आंसर दे दोगे, आप फटाक से आंसर दे दोगे। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जिसको आपको इंटीग्रेशन से करना, होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस बार क्या दे रखा 1/4, यूं समझो सर्कल का भी आधा, सेमी सर्कल का भी क्या आधा। इसकी रेडियस r है, यहां पे चार्ज है वो आपका प्लस क्यू है, और इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली माइनस क्यू। कितना है माइनस क्यू। इसकी रेडियस कितनी है r। बोला कि इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताओ। इस सिस्टम का क्या बताओ डाइपोल मोमेंट। अगेन थीटा पे जाना है, डी थीटा की स्ट्रिप लेना है, डी क्यू चार्ज मान लेना है, यहां भी एक छोटा सा डी क्यू ले लेना है, यहाँ प्लस डी क्यू उधर माइनस डी क्यू। डाइपोल मोमेंट किस बार डायरेक्ट लेकर आएगी, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इस तरफ ले लेना, उसको फिर cos थीटा sin थीटा में करा के इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना इंटीग्रेट कर देना। बहुत बढ़िया। तो आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक। देखो अगर ये रिंग पूरी नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, तो एक मैं सेक्शन देता। अगर ये 90 डिग्री भी नहीं होता, समझने की कोशिश करना, अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, मान लो ये एंगल आपका थीटा है, कितना एंगल है थीटा है, और ये रेडियस कितनी है r है, तो इसका अगर ये आर्क है, क्या है आर्क है, देखो आर्क का इसका सेंटर ऑफ कहां पे होगा, तो ये वाला पॉइंट की डिस्टेंस मान लो y है, कितनी है y, तो y की वैल्यू लिख रहा हूं, y इक्वल टू आपका बेसिकली हो जाएगा r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। खत्म। देखो ये सही है, यहां गलत है, समझने की कोशिश करना। अगर ये थीटा पाई हो जाता तो ये सेमी सर्कुलर रिंग बनती। अरे समझो ये थीटा कितना हो जाता पाई के बराबर। देखो यहाँ पाई रखो, साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1, यहाँ पाई बाय 2 2 ऊपर चला जाएगा 2r अपॉन पाई आया ना। अरे थीटा पाई रख के देख, थीटा क्या रख के देख पाई रख के देख,
तो इस एंगल में कितना है 90, फटाक से वो निकाल सकते हो दोनों के बीच डिस्टेंस। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निपटा सकते हो। किससे निपटा सकते हो? शॉर्ट ट्रिक से। तो ये याद रहना चाहिए आपको कि अगर कोई आर्क दे रखा हो, ये तो सर रिंग वाला आर्क, अगर डिस्क वाला आर्क होता तो मतलब क्या, डिस्क वाले का क्या मतलब सर, देखना ये था रिंग की फॉर्म में, अगला है डिस्क की फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिस्क की फॉर्म में। डिस्क की फॉर्म में मतलब हर जगह मास टाइप है। अब समझने की कोशिश करना, ये एंगल अगेन थीटा है, तो यहां से y हाइट कितनी होगी, ये y की वैल्यू बता रहा हूं, तो y इक्वल टू बेसिकली रेडियस r है। रेडियस कितनी है? r है। तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, ये 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन 3, और यहां पे थीटा बाई 2, 2r r sin थीटा बाई 2 थीटा अपॉन आएगा और 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो थीटा पाई रख के देखो, थीटा पाई रखो, जैसे ही पाई रखोगे sin पाई बाई 2 1 बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाके 4r अपॉन 3 पाई आ जाएगा। चेक कर लो, थीटा पाई रख के चेक कर लो, फॉर्मूला सही है गलत है? बिल्कुल सही है। आपको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी तो यही है r sin थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। कोई भी r को आप फटाक से उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास की जगह सेंटर ऑफ चार्ज रख देना सिर्फ इसी केस में। बाकी केस में मैं मना कर रहा हूं सर, वो कौन सा केस है वो भी अगर मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अच्छे से ज्ञान दे दिया मैंने। अब जो बोर्ड में दो टॉपिक पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो अगली हेडिंग डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ, अगली हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू का सिस्टम है। अच्छा, पहला इसमें है ऑन द एक्सिस, ऑन कहां पे? एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल का क्या मतलब सर? समझो ये आपका माइनस क्यू है एंड ये वाला आपका प्लस क्यू है, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a गिवन है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है? 2a गिवन है। तो इसका सेंटर यहां पे होगा। इस सेंटर से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया इसकी एक्सिस पे। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी ना, p की तरफ, तो इसकी एक्सिस पे सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम m है। या कोई भी पॉइंट p नहीं ले रहा हूं क्योंकि p लेता तो यहां डाइपोल मोमेंट से कंफ्यूज होंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। इस m पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे बोलेंगे देखो ये r कहां से डिस्टेंस है? डाइपोल के सेंटर से, तो ये टोटल 2 है, तो आधा कितना होगा? a। समझना, ये डिस्टेंस a होगी, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस a। यस और नो? समझो ये डिस्टेंस r है तो ये a ऐड हो जाएगा, तो माइनस q से डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब em निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किसकी वजह से होगी? प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी ऐसे, और माइनस q से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो समझने की कोशिश करना, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस q की वजह से। तो em लिखना है, तो em क्या हो जाएगा? प्लस q की वजह से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्योंकि पीछे की तरफ होगा ना माइनस q वाली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होता है। बहुत बढ़िया। तो फटाक से लिखो k पॉजिटिव चार्ज q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस k नेगेटिव चार्ज अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है? r प्लस a का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये दिख रहा आपको a माइनस b, अरे a माइनस b मतलब समझो ना, ये माइनस है और इसमें प्लस है, तो एलसीएम कैसे लोगे? मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं और समझने की कोशिश करना। मैंने एलसीएम नीचे लिया, वो एलसीएम आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, पर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, के क्यू कॉमन आ गया दोनों साइड से, ये वाली चीज यहां पे खोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और ये वाली चीज उधर माइनस में जाएगी, तो माइनस में खुलेगा तो क्या खुलेगा? आर स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस आएगा लेकिन बीच वाला साइन ने प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा ऊपर 2ra।
क्या यहां तक क्लियर है? हो सकता है मैं थोड़ी मैथ्स फास्ट करूं, हो सकता है मैं मैथ्स थोड़ी फास्ट करूं। यहां तक सबको विजिबल है? 2RA, यहां पे मैंने लिखा है 2RA। देखो आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, 2RA कितना हो जाएगा? 4RA। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4KQRA डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम पॉइंट। अब देखो इसमें थोड़ी मस्ती करता हूं, ये फोटो फटाक से नोट कर लो, फोटो फटाक से पोज करके नोट कर लिया करो वीडियो को। अब देखो इस रिजल्ट को मैं आगे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एम पे देखना डाइपोल क्या था, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? 2 है। तो डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव चार्ज इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, क्यू इंटू 2 है, यही तो आएगा। देखो यहां पे क्यू भी दिख रहा है और इस 4 में से 2 को इधर ले जाऊं तो 2a हो जाएगा ना। ओहो हो, तो q इंटू 2a क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूं 2 इंटू k इंटू q इंटू 2a, 4 को मैंने 2 में तोड़ दिया, इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 2 है ना, 3 कहां से लिख रहा हूं? 2। बहुत बढ़िया। देखो q इंटू 2a क्या बन गया? p बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? 2k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू आर। अब समझना कि आपको एक सिचुएशन गिवन होगी कि r है ना वो उस a से बहुत बड़ा है। इफ r इज ग्रेटर देन a, अगर ये ऐसा हुआ तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। कहने का मतलब ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जब आर ही ए से बहुत बड़ा है। इफ ये गिवन है देन ये अपन कंसीडर करके चलते डाइपोल में, तो EM कितना हो जाएगा? 2kp r अपॉन नीचे ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की कोई औकात नहीं होगी। तो नीचे आर स्क्वायर की होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? r का पावर 4, एक r से एक r कैंसिल होकर नीचे कितना बच जाएगा? r क्यूब। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2kp बाय आर क्यूब। सबको याद होना चाहिए 2kp बाय आर क्यूब। ये वाला पोर्शन मैं रफ कर रहा हूं फटाक से। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? 2kp बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2kp बाय आर क्यूब। समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया 2kp बाय आर क्यूब। ओके, अब समझना कि अगर मैं तुम्हें बोलो कि ये वाला यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायरेक्शन चाहिए तो समझना ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। और समझना यहां से इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव की वजह से ये पॉइंट पास में, जो ये एम पॉइंट है ना वो पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। तो समझ में आया नहीं आया? तो जो डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन है वही तो e की डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई जो p की डायरेक्शन होगी वही तो e की डायरेक्शन होगी। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, कहां पे? एक्सिस पे। तो सारे बच्चे ये फॉर्मूले कॉपी के ऊपर चढ़ा दो 2kp अपॉन आर क्यूब। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अगर मैं ऐसे करता, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, और अगर मैं पॉइंट एम इस साइड लेता आर डिस्टेंस में, तो सर डायरेक्शन क्या बदलती? मैं बोलता हूं आंसर नो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगा इस साइड में और पॉजिटिव की वजह से थोड़ा सा कम होगा। अरे यार ये वाला थोड़ा ज्यादा होगा और ये वाला थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है। मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो आपको एक छोटा सा मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। समझना, एक्सिस पे जो p की डायरेक्शन होगी वही e की डायरेक्शन होगी, चाहे आप इधर हो या इधर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वही होगी एक्सिस के लिए। कहां पे? एक्सिस पॉइंट के लिए। कौन से पॉइंट के लिए? एक्सिस पॉइंट के लिए। अगले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे अपन इक्विटोरियल पॉइंट बाइसेक्टर वाला। कौन सा? बाइसेक्टर वाला। ऑन बाइसेक्टर
ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल का क्या मतलब समझना कि यहां पे आपका माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r है। कितना है, 2a है। अच्छा, डाइपोल का सेंटर कहां पे होगा, यहां पे होगा। अब की बात सेंटर से ये वाला बाइसेक्टर होगा, तो बाइसेक्टर से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो इस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पॉइंट क्या होगी, यही तो इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोला जाता है। कौन सा पॉइंट बोला जाता है, इक्वेटोरियल। और अगर एक्सिस पे हो तो एक्सियल पॉइंट। अच्छा, अब समझना, इस माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू की तरफ होगा और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से। यस और नो, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखना कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं इस डाइपोल के पैरेलल एक लाइन खींचूं तो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। और समझने की कोशिश करना, ये 2 है तो ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी a है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। क्या समझ में आया, नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो ये एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल होगा, बस डायरेक्शन, क्योंकि एक चार्ज q है, माइनस q है, एक प्लस q है, पर यहां से डिस्टेंस दोनों की सेम है। अगर ये a है और ये r है तो पाइथागोरस बाबा को याद करो, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस और नो, तो e प्लस q लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे e प्लस q की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस q की वजह से। अब देखना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q का एक कंपोनेंट आएगा e प्लस q cos थीटा और एक e माइनस q का आएगा e माइनस q cos थीटा, यानी कि e cos थीटा और इधर वाला e cos थीटा। और देखो e sin थीटा ऊपर की तरफ होगा और इस वाले का e sin थीटा नीचे की तरफ होगा। e sin थीटा नीचे की तरफ होगा और e sin थीटा इसके ऊपर होगा। दोनों को कैंसिल कर देंगे, इधर वाले कंपोनेंट दोनों के जुड़ जाएंगे और वो हो जाएंगे 2e cos थीटा, क्योंकि e दोनों की वजह से बराबर होगा। तो em आपका आ गया 2e cos थीटा। क्या आ गया, 2e cos थीटा। बहुत बढ़िया, 2 into e की वैल्यू लिखो, e क्या होगा, kq अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा। इस ट्रायंगल को देख के cos थीटा बताओ, cos थीटा होगा a अपॉन दिस वाला, तो ये हो गया a अपॉन, समझने की कोशिश करना, a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट m आ गई। अब एक और एजम्पशन ले लेते हैं, देखो 2q इंटू 2a दिख रहा है, p बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड m पे क्या होगी, k इंटू p, क्योंकि 2q इंटू a क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू a और q, p बन गया, तो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्योंकि पावर 1 है और 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, पावर ऐड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पॉइंट पे आया। सर अगर एजम्पशन दे रखा होता, अगर ये आपको लेके ही चलना है कि if r is greater than a, कभी कभी ऐसा भी लिख रखा होता है कि r is greater than 2 है, तो r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हो। इस बात को समझो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर कुछ भी करो, उसको r स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है ना, इस ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पॉइंट पे। यहां से रिजल्ट बताओ, kp अपॉन r की पावर, r स्क्वायर की पावर 3/2, एक स्क्वायर कट जाएगा, नीचे r क्यूब बच जाएगा। तो समझ में आया नहीं आया? सर ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, और p की डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ। सोचो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, इसका क्या मतलब, अगर मैं, मेरे को डायरेक्शन विद चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस टाइम kp अपॉन आर क्यूब। सर ये माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है और p, इसको मैं पॉजिटिव मानूं तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऑलवेज p के अपोजिट होगा। इस माइनस साइन का मतलब जो p वेक्टर होगा उसके जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, माइनस kp बाय आर क्यूब, माइनस kp बाय आर क्यूब। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा फोटो बना लो जो बहुत काम आएगा। आपका ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू। अगर पी की गैस है तो इसकी इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगी, और अगर आपका ऐसा होता कि यहां प्लस क्यू होता और यहां माइनस क्यू होता, समझना, तो पी की डायरेक्शन ऐसे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होगी। इक्वेटोरियल पे ये खास बात है कि P और E की डायरेक्शन अपोजिट होती है। समझने की कोशिश करो कि जो P वेक्टर की डायरेक्शन है E की जस्ट अपोजिट होती है, और दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्सियल पॉइंट पे होता है कितना, एक्सियल पॉइंट पे होता है आपका 2kp/r3, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, या बाइसेक्टर वाले पे बोल दो तो बाइसेक्टर पे हो जाता है आपका -kp/r3। मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछे तो kp/r3, विद डायरेक्शन पूछे तो साइन लगा लेना। क्या समझ में आया नहीं आया? सारे बच्चों को ये फॉर्मूले दोनों कॉपी के ऊपर चढ़ा देना है और याद करना है, ये दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। आगे बढ़ते इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करना। इसके बाद एक थर्ड केस भी होता है जो बोर्ड में नहीं पूछा जाता है अक्सर, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अगला केस है एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से एट जनरल पॉइंट पे, एट जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट वो r डिस्टेंस पे, समझना कि आपका ये वाला रहा माइनस क्यू और ये वाला रहा आपका प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है गिवन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 2 है। अब की बात यहां सेंटर से किसी थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इस एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब समझना कि ये डिस्टेंस r है और r अगेन ग्रेटर देन a कंसीडर कर देना है, यहां 2a कर दो, ठीक है। अब समझना कि p इधर की तरफ है, p कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, देखना ये p है ना, तो इसके अलोंग हो जाएगा p cos थीटा, इसके अलोंग कितना हो जाएगा p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा p sin थीटा। यस और नो? एक कंपोनेंट हो गया p cos थीटा और दूसरा हो गया p sin थीटा। समझने की कोशिश करना, इस p cos थीटा एक डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस एक्सियल वाले की, मान लो इसकी E1 लिख लेता हूं, तो देखो ये वाला p sin थीटा, p sin थीटा, इसके तो ये बाइसेक्टर पे है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना, तो जो p की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसे होगा। अच्छा अब मैं E1 और E2 की वैल्यू बताता हूं। E1 कुछ नहीं, 2kp/r3, 2kp, पर p की जगह कितना लिखना है, p cos थीटा, p की जगह कितना लिखना है, p cos थीटा अपॉन r3, बहुत बढ़िया। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 की वैल्यू सिंपली हो जाएगी, ये p sin थीटा है तो kp, पर p की जगह क्या लिख लेना, p sin थीटा अपॉन r3, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो रिजल्टेंट इसके बीच में कुछ आएगा ऐसे, E नेट, जो E नेट आएगा वो यही तो कहीं आएगा, E नेट, इन दोनों की रिजल्टेंट। अच्छा E नेट का एंगल भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। E नेट की वैल्यू क्या होगी, ये वेक्टर, तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और समझो यहां E1 और E2 के बीच का एंगल तो 90 है ना, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, समझने की कोशिश करना। अच्छा तो दोनों का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4kp cos थीटा का स्क्वायर अपॉन r3 का स्क्वायर। देखो kp अपॉन r3 सीधा बाहर आ गया, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर होगा तो बाहर आ गया। रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos का cos स्क्वायर थीटा, यहां पे सिर्फ साइन, क्योंकि kp अपॉन r3 तो बाहर ले लिया ना स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैथ्स में आप चीज जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये cos स्क्वायर थीटा ने 1 बना दिया, तो ये आ गया आपका kp/r3 रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट पे आ गई, kp अपॉन r3 रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो इसको प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, फिर इसका चेक करते हैं
क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर ये एंगल थीटा 0 होता, अगर ये थीटा ऐसे करके ऐसे 0 होता तो एक्सियल पॉइंट होता, देख 0 रख के पुट कर, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया 3 + 1 कितना 4, और 4 का रूट 2, देख 2 kp बाय r क्यूब आया। अच्छा अगर ये थीटा 90 होता तो इक्वेटोरियल होता, जैसे ही cos 90 ये चीज 0 हो जाती तो kp / r क्यूब आ जाता, रूट 1 की वैल्यू 1। अच्छा मतलब जो पढ़ा वो सही पढ़ा। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। और थीटा कहां से लिया है, जो डाइपोल P की डायरेक्शन है उससे लिया है, इस P जहां पे P जा रहा है उससे थीटा एंगल मेजर किया है, ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे P की डायरेक्शन से मेजर किया है। अच्छा ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी सर, हॉरिजॉन्टल से। देखो ये चीज है, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूं तो ये एंगल तो थीटा हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता। अच्छा तो एक बात तो पता चल गई, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना है अल्फा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan अल्फा = E2/E1, क्योंकि E2 यहां ले लो ना, अरे ट्रायंगल देखो ना, ऐसा करके ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, इधर E1 है और इधर ऊपर की तरफ E2 है, ई नेट यही तो आ रहा है। देखो ये एंगल 90 है, इसको मैं अल्फा कंसीडर कर दूं तो tan अल्फा E2/E1 लिखा जा सकता है, फटाक से सारे बच्चे बताएंगे। ई नेट की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो tan अल्फा = E2/E1। E2 कितना है, E2 है आपका kp sin थीटा बाय r³ अपॉन E1 कितना है 2 kp cos थीटा बाय r³। देखो r³ कैंसल, kp कैंसल, sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, तो आपके पास रिजल्ट आ गया tan थीटा बाय 2। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा बाय 2, तो अल्फा को लिख सकते हो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, अल्फा को लिख सकते हो आप tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है आपको, टेंशन मत लो, ये वाला पोर्शन हटाने दो मेरे को। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan को दूसरी साइड ले जाओ तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। यस और नो, ये आया सिर्फ आपका अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी थीटा प्लस अल्फा। अच्छा तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पता है तुम्हें tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे यहां तक नोट करेंगे एकदम अच्छे से। कहीं पे भी डाउट लगे वीडियो को फिर से वीडियो को देख लेना है, ठीक है, पॉज करके फिर से रिप्ले करते रहना है। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया सबका। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया, प्रूफ भी कराया, तो ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं। आई थिंक आपको दे रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a गिवन है। ओके 2 मीटर ले लो, कितना मीटर गिवन है 2 mm ले लो, मीटर बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये सेपरेशन बहुत ही स्मॉल होता है, सेपरेशन क्या होता है बहुत स्मॉल mm। और यहां से इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहां पे समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट पे, और ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस है 1 मीटर। इस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बच्चों ने बोला बहुत आसान है सर, EM इक्वल टू kp बाय r³ रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। एक काम करो, कभी कभी आपको बेवकूफ बना सकता है, ये एंगल अगर आपको 53 दे रखा है, ये एंगल आपको 53 दे रखा है, कई बार ये एंगल दे रखा होता है, तो बच्चे क्या कर देते, ये cos 53 वहां पुट कर देते। गधेड़ों नहीं करना, तो बच्चे सोचते चलो 37 करते, कई बच्चों को समझ में आ गया चलो 37 करते। फिर कई बच्चे नालायक होते, सर आपने तो हॉरिजॉन्टल से बोला था, तो हॉरिजॉन्टल से तो सर ये हो जाएगा पाई माइनस 37। पर समझ, मैंने क्या बोला था कि इस बार डाइपोल मैंने चेंज कर दिया, प्लस क्यू इधर रख दिया, माइनस क्यू इधर रख दिया, पी की डायरेक्शन तो इधर होगी ना, पी से हॉरिजॉन्टल समझना, पी से लेना है आपको, डायरेक्शन कहां से लेना है, पी से लेना है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो पी से ऐसे लोगे
तो P का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा P cos 37, एक आएगा P sin 37। देखो P cos 37 की वजह से ऐसे ही होगी और P sin 37 की वजह से अपोजिट होगी, तो नेट डायरेक्शन कुछ यूं आएगी। तो आप फटाक से वैल्यू लिख लो K P अपॉन R क्यूब कितना 1 का क्यूब, कुछ भी नहीं रहेगा, रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा कितना 37। इस बार 37 ही लेना, ये वाला नहीं लेना। रीजन बताता हूं क्योंकि P की डायरेक्शन से एंगल मेजर किया जाता है। तो 3 इंटू cos स्क्वायर 37, cos 37 होता 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्या समझ में आया नहीं है? 25 प्लस 16 इंटू 3 कितना होता है 48। कितना होता है 48। 48 में 25 जोड़ो तो 48 में 20 जोड़ोगे तो 68, 68 में 5 जोड़ो तो 73। तो आंसर आ जाएगा kp/5 रूट ऑफ 73। हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए, बट कॉन्सेप्ट आपको सही समझाया। कुछ समझ में आया नहीं है? 48 में 25 जोड़ के देखो ना, 48, 58, 68, 68 में 5 जोड़ो तो 73 आता है ना। बहुत बढ़िया। तो kp/5 रूट ऑफ 73। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। EF लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड EF। ठीक है, अब समझना, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब एक समान सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मतलब एक दूसरे के पैरेलल्स। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आपको डाइपोल रखना है, इसके अंदर आपको क्या रखना है डाइपोल। मान लो आपने डाइपोल ऐसे रखा, एक आपका है यहाँ पे -q और दूसरा है आपका +q। बहुत बढ़िया। तो देखना इस +q पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, q इंटू ई, q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और -q पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो होगा q इंटू ई। अच्छा समझो, इस पे नेट फोर्स 0 है, इस डाइपोल पे नेट फोर्स क्या है 0 है। अगर डाइपोल ऐसे नहीं रखा होता, डाइपोल ऐसे रखा होता, एक +q दूसरा -q, तो इस -q पे फोर्स इधर की तरफ होता q इंटू ई, और इस +q पे फोर्स इधर की तरफ होता। अभी भी नेट फोर्स तो 0 है। ओहो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो F नेट 0 ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड UEF, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स नेट तो 0 रहेगा, फोर्स नेट तो क्या रहेगा 0 रहेगा। फोर्स नेट 0 इसका मतलब इक्विलिब्रियम। कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपने 11th में लाइन पढ़ाई थी कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अभी देखते हैं, देखो अभी भी टॉर्क 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे कर देता, समझने की कोशिश करना, इसको मैं इस डाइपोल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में समझना, इस डाइपोल को मैं ऐसे प्लेस कर देता, ये आपका -q, ये आपका +q। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पे अभी भी फोर्स तो q इंटू ई आता और इस साइड भी q इंटू ई आता, लेकिन फोर्स नेट 0 है। देखना, इधर q ही लग रहा है, इधर q ही लग रहा है, नेट फोर्स तो 0, लेकिन टॉर्क नेट 0 नहीं आता। सेंटर के अबाउट देखो, इस पॉइंट के अबाउट देखो, इसकी वजह से इधर घुमाना चाहेगा, इसकी वजह से इधर घुमाना चाहेगा, ये आएगी मार्केट। इसको कोई इधर से खींचे और इधर से खींचे, ये रोटेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। मूव नहीं कर रहा बट रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम थोड़ी हुई, यानी कि टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 है, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू 0 है। और इक्विलिब्रियम के लिए खास बात लिख लो, फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने 11th मेरे से पढ़ रखी है उनको तो मैंने लिखवा रखा है। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स नेट तो 0 हो चलेगा, टॉर्क नेट भी 0 करना पड़ेगा, टॉर्क नेट भी 0 करना पड़ेगा। अगर रोटेटिंग बॉडी हो, पॉइंट बॉडी हो, चलेगा। तो ये फोर्स नेट 0 एंड टॉर्क नेट 0 फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। इस केस में टॉर्क नेट 0 आ रहा है, देखो सेंटर के अबाउट देखो, इसका भी टॉर्क और इसका भी टॉर्क इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इस फोर्स का टॉर्क एंड इस फोर्स का टॉर्क, तो ये कहीं जा नहीं सकता। पर यहां पे भी, यहां पे इक्विलिब्रियम है पर यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अपन स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे इस केस में। अब समझना कि देखना,
अगर मैं ऐसे रखूं, डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू, तो इस पे लगेगा क्यू इंटू ई इस तरह, यस और नो, और इस पे लगेगा माइनस क्यू इंटू ई, मतलब इस तरफ डायरेक्शन बदल दी माइनस क्यू की वजह से। अब समझो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a गिवन है। कितनी गिवन है? 2a। बहुत बढ़िया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 2a गिवन है। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या मैं सेंटर वाले पॉइंट पे, क्या ये 2a है तो आधी कितना हो जाएगा? a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a sin थीटा। ये वाली कितनी हो जाएगी? a sin थीटा। कितना हो जाएगा? a sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, इस फोर्स की वजह से टॉर्क इधर होगा और इस फोर्स की वजह से टॉर्क इधर होगा, मतलब दोनों की वजह से टॉर्क अंदर ही होगा। तो नेट टॉर्क लिख रहा हूं, टॉर्क नेट हो जाएगा Q इंटू ई, ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a sin थीटा। इधर वाले की देख, इधर वाले की भी ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अंदर ही आ रही है, इंटू ये वाली डिस्टेंस भी a sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया a sin थीटा। तो टॉर्क नेट कितना आ गया? समझने की कोशिश करना। टॉर्क नेट आपके पास आ गया 2QE sin थीटा। समझो जहां sin थीटा वहां क्रॉस प्रोडक्ट। एक और चीज, ए मिस कर दिया ना, 2Q इंटू ए, मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा हूं, 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू। देखो ये कहीं ना कहीं P दिख रहा है, Q इंटू 2a, P तो दिख रहा है ना। ओहो, P sin थीटा। टॉर्क कितना आया? PE sin थीटा। टॉर्क कितना आया? PE sin थीटा। क्या जहां sin थीटा दिखे वहां कहीं ना कहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो आपको फटाक से समझ में आया टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। सारे बच्चों को कॉपी के ऊपर फॉर्मूला चढ़ा देना है, E क्रॉस P नहीं, P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। सारे बच्चों के फॉर्मूला नोट कर देना है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। और वहां 11th में टॉर्क क्या आया था? R क्रॉस F। 11th में क्या आया था? R क्रॉस F, वही तो यूज किया है। R कितना था? R कितना था? A sin थीटा। और F कितना है? F कितना है? Q इंटू E। तो सबको समझ में आया होगा। तो यहां से आ गया टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया? P क्रॉस E। अब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम की, अभी भी मैंने छोड़ रखी है, वो बात करता हूं। देखो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यूं समझना, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू आगे और इस पे लगेगा पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ऐसे यूनिफॉर्म। तो ये देखना, ये इसको मैं अगर यहां रखा हुआ है और इसको मैं स्लाइटली ऐसे लेके जाके छोड़ दूंगा तो ये वापस आना चाहेगा। यानी कि अगर मैंने इस पोजीशन से, पहले इनिशियल पोजीशन ऐसे थी, अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया और छोड़ दिया, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये ऐसे सेम करेगा। क्या करेगा? ऐसे सेम। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो मैं 11th 12th मिक्स पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। ये वाली चीज को मैं थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दूंगा ना तो ये वापस घुमा देगा, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जिस पोजीशन पे था वापस वहां से रोटेट किया, वापस वहीं आना चाह रहा है। अब देखो अनस्टेबल किस केस में होती? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लूं और यहां पे प्लस क्यू ले लूं और यहां पे माइनस क्यू ले लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझने की कोशिश करना, इनिशियल पोजीशन ऐसे कुछ थी, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे तो यहां पे इक्विलिब्रियम में था, लेकिन मैंने जैसे थीटा एंगल पे ले गया तो इस माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग जाएगी, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ऐसे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यूं समझो मार्कर एकदम रोटेट करा देगा। जैसे ही मैंने यहां से थोड़ा सा ऐसा किया ना, ये अपने आप रोटेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों में फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। तो ये ऐसे था, अभी ऐसे रोटेट कर जाएगा। जैसे थोड़ा सा यूं किया ना, अपने आप रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुई आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ये हुआ आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फटाक से देखो सारे बच्चे, ये आपका हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और टॉर्क की वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब इक्वेशन करते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। डाइपोल नहीं बोल रहा हूं इस बार, माइनस क्यू प्लस क्यू एक सिस्टम है और इस रॉड है,
इस रॉड का मास m गिवन है, दोनों ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ 2l है, इस रॉड की लेंथ कितनी है 2l है। अब मैंने इस रॉड को स्लाइटली थीटा एंगल रोटेट करके छोड़ दिया, तो समझना प्लस क्यू का फोर्स इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, और इसका मास भी mm गिवन है, इसका मास भी कितना गिवन है कैपिटल M, और इसका भी मास कितना गिवन है कैपिटल M, तो मास भी गिवन है और रॉड का भी मास m गिवन है। तो इसको मैंने यहां से स्लाइटली ऐसे करके छोड़ दिया तो ये वापस आना चाहेगा, देखना। तो इस पे टॉर्क नेट लिख लो, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो आप थीटा ऐसे ले जा रहे हो, थीटा बाहर की तरफ ऐसे, अंगूठा बाहर की तरफ, और ये घूमना अंदर की तरफ जाता है, इसका मतलब टॉर्क और थीटा की डायरेक्शन उल्टी होगी, मतलब PE sin थीटा, टॉर्क एंड उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टा। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी आ रही है। अच्छा, टॉर्क होता क्या है I इंटू एल्फा, टॉर्क होता क्या है I इंटू एल्फा, इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस P इंटू साइन थीटा। आप समझना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा को आप नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, यस। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा I अल्फा इक्वल टू माइनस PE इंटू थीटा, तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया माइनस PE बाय I इंटू थीटा। आप समझो कि ये कहीं अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा दिख रहा है, क्योंकि a बराबर क्या होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये लीनियर एक्सेलरेशन होता था, तो रोटेशनल में ये होता था अल्फा स्क्वायर इंटू थीटा। ओ हो, ये तो ऐसे सेम है, ये क्या है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो जैसे ही आपको ओमेगा स्क्वायर कंपैरिजन, ये आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया PE बाय I, PE बाय कितना आ गया I। क्या आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो? सारे बच्चे फटाक से बताएंगे टाइम पीरियड क्या होता है, सारे बच्चे टाइम पीरियड बता सकते हैं। टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा वहां से निकाल दो, ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो ओमेगा हो जाएगा रूट PE बाय I। ओमेगा क्या हो जाएगा, इसको रूट लगा दो ना, बस ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देना, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा टाइम पीरियड मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। एक और चीज, आई कितना लिखोगे, देखो इस पॉइंट के अबाउट आई ले रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, आई एक तो ये वाले डिस्टेंस L है ना, टोटल 2L गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी L, तो मैं आई लिखना सिखा रहा हूं। जो लोग भूल गए ना, रॉड की वजह से आई होता है ml²/12, तो वो तो खुद का होगा, प्लस ये वाला L डिस्टेंस पे और ये वाला भी L डिस्टेंस पे, तो 2 इंटू ml², एक की वजह से और दूसरे की वजह से भी ml², तो ये आपका आई नेट हो जाएगा। तो आप यहां भी आई पुट करके चेक कर सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? फटाक से सारे बच्चे नोट करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सारे बच्चे नोट कर लेंगे। टाइम पीरियड वाला ये चीज याद रखना, ओमेगा होता है रूट PE बाय I। आगे बढ़ते हैं, ओमेगा आ गया, आगे बढ़ो, बस कुछ नहीं, जो बेसिक मेथड बताया वो देख लो, कैसे कैसे सॉल्व करना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, कैसी शीट है, इनफाइनाइट शीट। देखो प्रॉब्लम करा रहा हूं अच्छी, इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सर क्या करेगा, मारेगा क्या, नहीं टेंशन मत ले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन कंडक्टिंग शीट है, यहां से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, -q और +q। इस डाइपोल पे फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा। कई बच्चे डर गए, सर ये क्या कर रहे हो, फोर्स 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज कांस्टेंट, विच इज क्या कांस्टेंट। सो इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इस पे हो जाएगा Q × E और इस पे हो जाएगा इस तरफ, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, E तो चेंज होता है, ये बदल गया ना, तो फोर्स निकालने का तरीका मैं दूसरा बताता हूं। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 रहता है डाइपोल पे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आ जाओ फटाक से। थर्ड क्वेश्चन, आपके पास एक गॉसियन सरफेस दे रखी, ये सरफेस समझो, ये गॉसियन सरफेस आपको दे रखा पहले से, गॉसियन सरफेस,
और इसके अंदर मैंने दो डाइपोल रख दिया, एक का P1 है और दूसरे डायरेक्शन की P2 है। बोला इससे नेट फ्लक्स बताओ, इस गॉसियन सरफेस से फाई नेट कितना होगा। कई बच्चे बोल रहे क्या कर रहे हो सर, फाई नेट 0 होगा। ओ तेरी, कैसे? फाई नेट होता क्या है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड Q तो 0 होगा। अरे P1 कुछ भी हो, मान लो यहाँ माइनस Q1 होगा तो यहाँ प्लस Q1 होगा, और यहाँ माइनस Q2 होगा तो यहाँ प्लस Q2 होगा। देखो नेट चार्ज तो इसकी वजह से भी 0, नेट चार्ज इसकी वजह से भी 0। तो फ्लक्स, अगर डाइपोल गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी डाइपोल रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स 0 आएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। फटाक से सारे बच्चों को अगली हेडिंग देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे फोर्स फाइंड आउट करोगे आप, समझना कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। समझने की कोशिश करना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि आपका डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ऐसा डाइपोल रखा हुआ है, इस पर माइनस Q है और इस पे प्लस Q है, और मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस dx है। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? dx। बहुत स्मॉल है, ऐसे मैं dx ले रहा हूं। दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बहुत स्मॉल होती है, सेपरेशन, डाइपोल का सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है दो चार्जेस का, तो मान लो मैं dx ले लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा बेसिकली Q इंटू E2 और इस पे फोर्स हो जाएगा Q इंटू E1। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स डाइपोल पे हो जाएगा Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। यही तो होगा, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, तो मैंने ये लिख लिया। अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब देखना, अब समझने की कोशिश करना, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड dx की वजह से थोड़ी सी चेंज होके E प्लस dx हो जाएगी, E प्लस d, सॉरी E प्लस क्या होगी? d। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू E है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंज होगी, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, उसका टेंशन नहीं, पर d हुई। तो क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ? E2 हो जाएगी E प्लस de माइनस E प्लस de माइनस E अपॉन, समझने की कोशिश करना, अपॉन मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और dx से डिवाइड कर रहा हूं। समझने की कोशिश करना, यहां पे मैंने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। अब समझना, क्या मैं ऐसा लिख लूं इसको q इंटू dx, और ये कितना हो जाएगा? e और e कैंसिल हो गए, ये हो गया de, कितना हो गया? de अपॉन dx। आप समझना, q इंटू dx तो p बन गया ना, q इंटू dx तो p बन गया, q इंटू dx क्या बन गया? p बन गया। यूं समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पे एक माइनस साइन का लोचा हो रहा है, F नेट इक्वल टू माइनस पी डी एक्स बाई डी आता है। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, यूं समझो किसकी बात कर रहा था? मैग्नीट्यूड। अभी मैं साइन बताऊंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी डी ई बाई डी एक्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया मैंने, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो पी डी बाई डी एक्स, यही तो करोगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। इसके आगे एक माइनस साइन आता, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके आगे एक माइनस साइन आता, वो माइनस साइन में अभी बाद में बताता हूं कि देखो कैसे आता है। समझने की कोशिश करना है ऐसा क्यों होता है। सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला नोट कर ले, बस ये वाला फॉर्मूला नोट कर ले, P इंटू डी बाई डी एक्स, P इंटू डी बाई डी एक्स। मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर होता, इनफाइनाइट वायर, तो और इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा कूलम पर मीटर, तो यहां से x1 डिस्टेंस पे और यहां से x प्लस dx डिस्टेंस पे, मान लो ये डाइपोल है जिसकी लेंथ dx है, ये माइनस q है और ये है आपका प्लस q, और दोनों के बीच डिस्टेंस, तो ये हो गया x प्लस dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से क्या होती है? 2k लैम्बडा बाय r पर मान लो x, जैसे x बदलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा ना जो इस तरफ वो ज्यादा होगा और यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा वो कम होगा, तो नेट फोर्स नेगेटिव आ जाएगा ना। समझने की कोशिश करना, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया था। तो एक फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो, फोर्स इक्वल टू माइनस पी डी बाई डी एक्स, बस इतना लिख लो।
ये कॉपी के ऊपर फॉर्मूला चढ़ा दो, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट इनटू dE/dx। अब बताओ, अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, इसका डाइपोल बताना है तो फटाक से दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है तो Q इंटू dx P बन जाएगा। तो फटाक से फोर्स निकालना हो तो माइनस P इंटू dE/dx, यस और नो, dE/dx इसका डिफरेंशिएशन करो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², -1/x², तो ये हो गया P इंटू 2k लैम्बडा कांस्टेंट d/dx ऑफ 1/x, क्योंकि वही तो आएगा 1/x से तो डिफरेंशिएशन में जाएगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। कैसे, कई बच्चे जो बायो वाले भूल गए ना, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये x है ना, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आया, ठीक है, माइनस का टेंशन मतलब P 2k लैम्बडा, ये कितना आ जाएगा, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, फटाक से सारे बच्चे करोगे, -1 बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा P 2k लैम्बडा, 2k लैम्बडा, और क्या आ जाएगा d, क्या लिख रहा हूं मैं, x की पावर -1 -2, और -1 बाहर आ गया ऑलरेडी तो प्लस हो गया, तो ये हो गया P इंटू 2k लैम्बडा इंटू x की पावर -2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2pk लैम्बडा अपॉन x²। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया अच्छे से, 2kp लैम्बडा बाय x²। तो आप फटाक से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे Q चार्ज है और यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है, यहां से x डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल, ऐसे डाइपोल के बीच का सेपरेशन इस बार 2a गिवन है, एक -q है दूसरा +q है, और सेंटर से x डिस्टेंस है। तो आपको पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू q चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज q, ड्यू टू चार्ज q, q की वजह से कितना फोर्स होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x - a, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x - a, अच्छे समझो, और ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज की कितनी हो जाएगी, x + a। तो आप फटाक से दोनों पर फोर्स लिख लेना, दोनों को माइनस कर देना, और ये गिवन है x इज ग्रेटर देन a या 2 है, तो a² को नेग्लेक्ट कर देना, a² को बेसिकली क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, और मेरे को आंसर बताना। मैं इसको कल डिस्कस करूंगा और बहुत ही स्मार्ट वे में 1 लाइन सॉल्यूशन दूंगा। कितने लाइन सॉल्यूशन दूंगा इसका, 1 लाइन, और एक बहुत बड़ी लाइन लिखवाऊंगा। तो सारे बच्चे यहाँ तक नोट करें एंड लाइक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।